एक बंदा मिसिंग है, अच्छा इधर चले। अच्छा मेन अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज जब आता है ना, तो ये जो आप टेबल बनाते हो ना एक्स एफ, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर मैं बात करूं, एक एक्स लिख लूं और यहां पर एफ लिख लूं, तो बताइए इसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं कुछ इस तरह से लिख लूं, एफ लिख लूं और आगे उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लूं, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेन दो टाइप की होती है। एक होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें आप जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो ना, ये किसी होल नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करवाता है आपसे। अब जब भी इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो वो कहेगा जी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 फाइंड करें, x इज इक्वल टू 5 फाइंड करें। ना ये नेगेटिव नंबर की कभी प्रोबेबिलिटी कहेगा, ना किसी डेसिमल नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा किसकी होगी, होल नंबर की। होल नंबर कौन से होते हैं पता है, 0 1 2 3। इसका मतलब है जो होल नंबर नहीं होगा ना, उस नंबर की फिर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी भी नहीं हो सकती। अब कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होल नंबर भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब अगर मैं इसकी रेंज बताऊं तो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट इसकी फुल रेंज है। कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सब कुछ आता है। जो हमारी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस के अंदर है, तो एक तो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक है हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इसकी मैं एग्जांपल बताऊं तो सिर्फ हमारे सिलेबस में एक ही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आता है ना। अब हम जा रहे हैं फिलहाल हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको है। अब अगर हम हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, तो उसके लिए आपको साथ साथ एक दफा मैं अगर बात करूं तो एक हमारे पास होता है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। और यहां पर मैं लिख देता हूं हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में आपको 5 चीजें बताई जाती हैं। सबसे पहले कि इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट दो क्लासेस में क्लासिफाई होते हैं, एक सक्सेसिव और एक फेल। यानी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का हर रिजल्ट दो क्लासेस में क्लासिफाई होता है, एक पी और एक 1 माइनस पी या क्यू। दूसरा, इसमें ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। ट्रायल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। तीसरा, इसमें हर ट्रायल की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। और इसमें सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं होती। और इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक हो सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम तक नहीं हो सकते। और ज्यादातर ये क्या होता है, कहते हैं सियाने कहते हैं 20 से कम तक ये बेस्ट रहता है, यानी 20 या 20 से कम। 5 बातें दोबारा, पहली बात मैंने लिखवाई, रिजल्ट्स आर क्लासिफाइड, results are classified into two category,
1 इज P जिसे आप कहते हैं सक्सेस, और Q फेलियर, जो कि बराबर होता है, बल्कि ये क्या, Q प्लस P बराबर होता है 1 के। Q प्लस P बराबर होता है, हालांकि देखिए P प्लस Q भी तो लिखा जा सकता है, वो भी तो 1 के बराबर लिखा जा सकता है। इसका ओरिजिनल फार्मूला ये है, Q प्लस P की पावर n इज इक्वल टू 1। कभी भी P प्लस Q नहीं लिखा जाता, क्योंकि जब पावर एक्सपैंड करेंगे ना, तो पावर एक्सपैंड करने के लिए जो पहला नंबर होता है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो a प्लस बी की पावर अगर 3 आ जाए तो उसका फार्मूला ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो b प्लस a की पावर 3 होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें Q प्लस P ही हमेशा लिखना है, P प्लस Q इसमें लिखने की इजाजत, वैसे ये चीजें आपके सिलेबस में इतनी डीप लेवल की नहीं पूछी जाती, तो बस ये पता होना चाहिए कि Q प्लस P की पावर n इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें n क्या होता है भला, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और ये कितना हो सकता है मैक्सिमम 20 तक इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात, रिजल्ट आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। दूसरी बात क्या है फिर, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। क्या मतलब है इसका, कि अगर आपने कॉइन टॉस किया, उसका रिजल्ट आ गया, हेड आ गया, अब आपने दोबारा कॉइन टॉस किया, तो क्या जो अब रिजल्ट आएगा वो पहले वाले रिजल्ट के ऊपर बेस करेगा या ये इंडिपेंडेंट होगा? ये इंडिपेंडेंट होगा, दोबारा भी हेड आ सकता है, दोबारा भी टेल आ सकता है। तो चाहे 10 दफा पहले हेड आया तो 11वीं दफा भी हेड आ सकता है। तो इस दफा जितनी दफा मर्जी ट्रायल बनाएं, जितनी दफा मर्जी अटेम्प्ट लगाएं, क्योंकि ट्रायल्स अटेम्प्ट को कहते हैं, जितनी दफा मर्जी आप कोशिश करें, हर दफा उसका रिजल्ट क्या आएगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो पिछले रिजल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करे। ओके होगी बात। तीसरे नंबर पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मैंने कहा कि आपने हेड, पहले कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, दोबारा आपने कॉइन टॉस किया, तो क्या अब हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी? हर दफा जब भी आप वो ट्राई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी। तो इसमें हर दफा हर ट्रायल की प्रोबेबिलिटी एक जैसी रहती है। अगर प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए ना, वहां पर बाइनोमियल लग ही नहीं सकता। नंबर 4, ये वैसे किसी जगह नहीं लिखा हुआ जी, जस्ट आपको याद करवाने के लिए कि इसमें सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है। इसका मतलब तो पता होगा ना सबको, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है भला, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास यहां पर कुछ 10 गिलास रख दिए जाए, आपने एक गिलास, डिफरेंट टाइप के गिलास है, आपने एक गिलास सिलेक्ट किया, उसको टेस्ट किया, अब आपने 2 गिलास टेस्ट करने हैं, तो पहले इसको वापस रिप्लेस करोगे, फिर दूसरा गिलास पिक करोगे। मतलब नया यूनिट पिक करने से पहले जो पहले वाला यूनिट है वो वापस रिप्लेस कर दो। मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूं जी, आपको आसान हो जाएगा। जैसे ये एक टेबल के ऊपर आपके पास डिफरेंट कलर के कप हैं, डिफरेंट कलर के, कुछ कप रेड है, कुछ ब्लैक है, और कुछ, बल्कि रेड और ब्लैक ही 2 टाइप के बता देते। अब ये 6 है तादाद में और ये हैं 4। अब आपने एक कप सिलेक्ट कर लिया, और जब आपने पहली दफा कोई कप सेलेक्ट करना है तो रेड आने के चांसेस 6/10 और ब्लैक आने के चांसेस थे, ये बात है ना कि फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया, हो सकता है रेड आ गया हो सकता है ब्लैक आ गया हो, अब आपने उसको वापस रिप्लेस कर दिया। अब दोबारा रेड आने के चांसेस क्या है, 6/10, ब्लैक आने के चांसेस क्या है, 4/10। और हर दफा जो आपने कप सेलेक्ट करना है, क्या ये डिफाइन करेगा कि भाई पिछला रेड निकला था तो दोबारा रेड नहीं आ सकता? आ सकता है। तो ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, हर ट्रायल की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, और ये 2 काम तब हो सकते हैं अगर सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट होगी। अगर सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट नहीं होगी ना, तो ये काम हो ही नहीं सकता। आपका प्रोबेबिलिटी का लेवल चेंज हो जाएगा, हर ट्रायल की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। करके देखते हैं। ये तो हो गया ना विद रिप्लेसमेंट।
क्लास उठाए या वही रखे, उसके बाद दूसरा उसी जैसा क्लास नहीं कर सकते? नहीं, आपका क्या कहते, वही यूनिट आप वही उस जैसा रख ले, तादाद तो वही रहेगी ना, कलर भी वही रखना पड़ेगा। कलर वही रखे, हाँ, तो फिर भी तादाद पूरी रहेगी। सेम। अब आ गया विद आउट रिप्लेसमेंट। अब इसमें देखना जरा, आपने एक कप सिलेक्ट किया, सपोज दैट आपने सिलेक्ट कप किया, तो जब पहला कप सिलेक्ट किया तो उसके चांसेस थे रेड आने के 6/10, ऐसा ही है ना। अब आपने उसको साइड पे कर दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने नया कप सिलेक्ट किया, अब 9 में से सिलेक्ट करने जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी चेंज हुई या नहीं? अब इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि चले जी, प्रोबेबिलिटी चेंज तो हो गई, नेक्स्ट कप की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, लेकिन क्या ये इसमें ट्रायल जो है उसमें तो इंडिपेंडेंट था, इसमें डिपेंडेंट है, मतलब कैसे? अब मुझे बताएं अगले कप की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 5/10 नहीं, अगले कप की 5/9 भी नहीं, 6/9 होगी या 5/9 होगी, 6/9 होगी या 5/9 होगी। भला क्यों? ये डिपेंड करेगी आपने जो पहला कप आपने सिलेक्ट किया था उसका कलर क्या था। नहीं समझ लगी अभी? देखिए, आपने सपोज दैट यहां से कप सिलेक्ट किया, क्योंकि उस वक्त तो आपने रैंडमली सिलेक्ट किया था, चलो जी रेड आ गया। अब आपके पास जो 9 कप पड़े हैं उसमें रेड कितने हैं? 5, टोटल कितने हैं? 9, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 5/9। बट अगर आपने जो पहला कप सिलेक्ट किया था वो अगर ब्लैक होता तो फिर रेड की क्या चांस होते? 6/9। इसका मतलब है अगले इवेंट, अगले यूनिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड भी कर रही है कि पहला कौन सा था। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज भी होती है और ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, और वो होता है हाइपरज्योमेट्रिक। जब सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है तो ट्रायल्स आर डिपेंडेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल रिमेन चेंज, फिर वो कांस्टेंट नहीं रहती। बस ये तीन ही चीजें कंडीशन चेंज है, बाकी सेम है। उसके बाद अगर मैं इसको खत्म करने लगूं तो इसकी पांचवी कंडीशन यही थी कि ट्रायल्स आर रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम, अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम से n, वो जो आप ट्रायल्स कोशिश करते हो कि 5 बॉल सेलेक्ट कर ली, 3 बॉल सेलेक्ट कर ली, 10 बॉल सेलेक्ट कर ली, वो क्या चीज कहलाती है? n कहलाता है। इसमें अगर आप देखें कि ये जो पहला रिजल्ट है, रिजल्ट आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ये हाइपरज्योमेट्रिक में भी सेम है, बाइनोमियल में भी सेम। अगर ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं तो बाइनोमियल, ट्रायल्स डिपेंडेंट हैं तो हाइपरज्योमेट्रिक। अगर प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल की सेम रहे तो बाइनोमियल, चेंज होती रहे तो हाइपरज्योमेट्रिक। अगर सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है तो बाइनोमियल, और अगर सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है तो। अब कुछ चीजें ऐसी होती जो बाय डिफॉल्ट बाइनोमियल के अंदर है और कुछ बाय डिफॉल्ट हाइपरज्योमेट्रिक के अंदर। लेकिन अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन लग जाए तो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा कि या तो वो बाइनोमियल का बन जाएगा या वो हाइपरज्योमेट्रिक। अगर वो खुद कह दे, सवाल आपको लगे कि हाइपरज्योमेट्रिक का है, लेकिन वो कह दे विद रिप्लेसमेंट, तो अब आपका सवाल बाइनोमियल का है। अब वो हाइपरज्योमेट्रिक से आप, मतलब ये तीन कंडीशन बोल दे तो फिर जिसकी कंडीशन होंगी वही डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, वरना परफॉर्मेंस के वक्त बाइनोमियल लगता है, कॉइन्स पे बाइनोमियल लगेगा, डाइस के ऊपर बाइनोमियल लगेगा, आपको n गिवन हो और p गिवन हो तो बाइनोमियल। कौन सी तीन? डाइस में हमेशा बाइनोमियल, कॉइन्स में हमेशा बाइनोमियल, और अगर n और p दे दे तो भी बाइनोमियल। इन तीन सिचुएशन में हमेशा बाइनोमियल लगेगा। और अगर ये कंडीशन साइलेंट है या नहीं है, मतलब साइलेंट सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूं। अब आ जाए हाइपरज्योमेट्रिक, सिर्फ एक सिचुएशन में लगता है जब आप, वो कहेगा इतनी चीजें आपके पास, ये कैटेगरीज है, उसमें से आपने 4 चीजें सेलेक्ट कर ली, चूज कर ली, हाइपरज्योमेट्रिक लगेगा।
मतलब वो कहता है आपके पास इतनी रेड बॉल्स है, इतनी ब्लैक बॉल्स है, उसमें से 2 बॉल्स सिलेक्ट कर ली, कुछ नहीं बताया कि ये बाइनोमियल है या हाइपर ज्योमेट्रिक है, या कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक है। मतलब आपसे वो कहता है कि जनाब, एक और एग्जांपल देते हैं, कहता है जनाब डिफरेंट शहरों के लोग हैं, आपने उनमें से 4 लोग सेलेक्ट कर लिए, बाई हाइपर ज्योमेट्रिक है। डिफरेंट कलर्स के फूल हैं, आपने उसमें से 3 फूल सेलेक्ट कर लिए, हाइपर ज्योमेट्रिक है। डिफरेंट कलर की आइसक्रीम्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की आइसक्रीम्स हैं, आपने 2 आइसक्रीम सेलेक्ट कर ली, हाइपर ज्योमेट्रिक है। मतलब डिफरेंट टाइप्स आपके पास अवेलेबल हैं, 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स, 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स, आप उसमें से सेलेक्ट करोगे तो वो हमेशा किसका सवाल होगा? हाँ, अगर आप सेलेक्ट भी कर रहे हो, वो क्या देता है विद रिप्लेसमेंट, बाइनोमियल। शर्त बता दे तो बाइनोमियल, जिसकी शर्त बताए, और अगर शर्त नहीं बताएगा तो सिलेक्ट करने वाला हाइपर ज्योमेट्रिक, परफॉर्म करने वाला बाइनोमियल। ठीक है, अब मैं क्योंकि जा रहा हूं, 5वां पॉइंट का मतलब है कि आपने जो परफॉर्म, ये पहला और 5वां पॉइंट है, ये सेम है दोनों के, पहला ये दोनों के लिए बराबर है और 5वां भी बराबर है, कि आपका जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, वो अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, फिक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट होनी चाहिए। 10 दफा, 5 दफा, 15 दफा आपने 10 कॉइन्स टॉस किए, 5 कॉइन्स टॉस किए, कुछ स्पेसिफिक नंबर होगा। अगर क्योंकि इन्फिनिट पे चला जाएगा तो फिर तो वो उधर चला जाएगा ना। और बाइनोमियल 20 से परफॉर्मेंस कभी ज्यादा नहीं हो सकती। अब मैं जा रहा हूं हाइपर ज्योमेट्रिक के ऊपर। बाइनोमियल का ये होता है कि इसमें 2 से ज्यादा चीजें भी सिलेक्ट कर सकते, 2 से ज्यादा चीजें सिलेक्ट कर सकते। नहीं, सेलेक्ट तो जितनी मर्जी करे, पहली बात है सेलेक्ट जब करने जाए ना, तो पहले बात वो बाइनोमियल है ही नहीं। हाँ, अगर वो कह दे तो फिर आप 2 सेलेक्ट करो, 10 सेलेक्ट करो, 15 सेलेक्ट, हुआ तो आपकी मर्जी। 20 से ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, हो सकती है, ऐसा सवाल करेंगे भी सही। आ जाए जरा। अच्छा, मैं ना बाइनोमियल का फंक्शन तो सबको पता होगा ना, प्रोबेबिलिटी। कुछ ना बताया हो तो सेलेक्ट करने के केस में हाइपर ज्योमेट्रिक, और परफॉर्म करने के स्टाइल में बाइनोमियल। अगर कुछ ना बताया हो, अगर बता दे तो फिर आपने अपने सवाल को कन्वर्ट करना है। अच्छा, मैं ना बगैर फार्मूले के आगे मूव कर रहा हूं, ठीक है, फार्मूला नहीं समझा रहा आपको, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका बताने लगा हूं, ताकि अब हमारे पास जितना टाइम है ना, हम उस हिसाब से चलते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक को खत्म करने लगे। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चले, मैक्सिमम तो इसके 3 सवाल भी पेपर में आ सकते हैं, एक सवाल तो आता ही आता है, वरना 6 नंबर के ये नंबर हमें मिल जाते हैं। अच्छा, सवाल ये है, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। कहते हैं देयर आर 5 रेड बॉल्स, 8 green balls and 7 white balls. In a bag. Four balls are selected at random. चार बॉल्स आपने आंखें बंद करके सिलेक्ट कर ली। कहते क्या चांस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब मैं कुछ टाइप्स लिखने लगा, आपने 2-2 3-3 लाइनें दरमियान में छोड़ देनी है, ताकि उसकी जगह आप आंसर लिखे। पहली प्रोबेबिलिटी अगर वो कहता है कि ऑल आर व्हाइट बॉल्स, क्या प्रोबेबिलिटी है? सारी व्हाइट बॉल। एक और पॉइंट लिख लें, नो ग्रीन बॉल्स, कोई ग्रीन बॉल नहीं है। नंबर 3, 2 रेड भी है ना,
2 red balls. Number 4, बस 3 पहले करते हैं क्योंकि वामा बोले ना थोड़ा सा इसमें। हाँ जी, सबसे पहले अगर आपने पहले आपको कुछ नहीं आता तो सिंपल आपने करना ये है कि जितनी आपके पास टाइप्स है ना वो लिख ले। आपके पास रेड बॉल्स है, आपके पास ग्रीन बॉल्स है और आपके पास व्हाइट है और आपने टोटल लिख ले। रेड बॉल्स कितनी है जी आपके पास? 5। ग्रीन कितनी है? 8। व्हाइट कितनी है? टोटल कितनी है? 20। और आपने सेलेक्ट कितनी की है? 4। जो सेलेक्ट करते हैं ना उसको हम एंड से लिखा करें। इस लिखने में तो कोई मसला नहीं है ना। अब आपने सेलेक्ट, ये मैक्सिमम 3-4 आता है या 2 होती है ज्यादातर। अब आए जरा जो वो प्रोबेबिलिटी कहता है ना आपने वो लिखनी। किस तरह से? उसने सबसे पहले क्या बोला? ऑल आर वाइट। क्या मतलब है? सारी बॉल्स वाइट हूं। आप पकड़े जो उसने कहा वाइट, वाइट पकड़े, उनके नंबर लेने हैं 7। सॉरी, आपने पकड़नी है व्हाइट बॉल्स 7। वो कितनी 7 बॉल्स कह रहे हैं? सारी 7 कह, सारी वो यही कह रहे हैं कि व्हाइट हूं। तो 7C4 डिवाइडेड बाय 20C4। ये क्या लिखा मैंने? टोटल मल्टीप्लाइड बाय। ये आप ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दें या 7 मल्टीप्लाई कर लेते, ये आपकी अपनी मर्जी। कैसे लिखना है मल्टीप्लाई? 20 और 7 का डिफरेंस और 4 और 4 का डिफरेंस। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए वो कह रहा है वो लिखो डिवाइडेड बाय टोटल। फिर उनका जो डिफरेंस है वो आपने मल्टीप्लाई करके लिख दे। क्या डिफरेंस है? 20 और 7 में से माइनस किया तो कितना बच गया? 13C0। और इसका मतलब क्या है कि बाकी 13 बॉलों में से कोई बॉल नहीं है। अगर ये जो ऊपर फैक्टर लिखा है उसने क्या कहा है? सारी बॉल्स व्हाइट हूं। तो आप देख लो, आप अपनी व्हाइट बॉल्स का कॉम्बिनेशन किसके साथ बना रहे हो? सिर्फ व्हाइट बॉल्स के साथ। 7C4 डिवाइडेड बाय 20C4। 20C4 का मतलब क्या है? टोटल कॉम्बिनेशन। 20C4 क्या बताएगा? टोटल 4 बार सिलेक्ट करने के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उसमें से व्हाइट बॉल्स के कॉम्बिनेशन कितने, मल्टीप्लाइड बाय जो इनका डिफरेंस है। सवाल हल करने के लिए तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप 20 और 7 का डिफरेंस, 4 और 4 का डिफरेंस लिखेंगे। ये आपका जो भी जवाब आएगा वही आपका जवाब होगा। अब ये जो मल्टीप्लाई करके लिखने वाला तरीका है ना, या तो ये आप इसके आगे लिख दें या ऊपर ऐसे करके इसके ऊपर ही लिख दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आंसर आ गया? कितना? 7/, आप ना पूरा पूरा लिखे। 7C4 कितना आ रहा है? बाद में कैलकुलेशन बाद में करना। 7C4 कितना आ रहा है? 35। और 20C4 कितना आ रहा है? 4845। अब मैं इसके मतलब बताने लगूं क्योंकि पेपर में तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। अगर पेपर में वो ये बताए आपसे कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि चारों की चारों व्हाइट बॉल्स हैं, तो 35 नंबर ऑफ वेज हैं कि जिसमें चारों बॉल्स व्हाइट आएंगी। 35 दफा ऐसा हो सकता है जिसमें चारों बॉल्स व्हाइट आ सकती हैं। पेपर में सवाल एक दफा आ गया कि बताओ कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें व्हाइट बॉल्स आने के, सारी व्हाइट बॉल्स आने के चांसेस हैं। बच्चे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते रह गए। उसने क्या पूछा था? आंसर 35। उसने पूछा था कि ये जो 7C4 है ना, इसका क्या मतलब है? 4 व्हाइट बॉल्स आने के चांसेस क्या है? चारों व्हाइट बॉल्स आने के चांसेस क्या है? और 20C4 का मतलब क्या है? 20 में से 4 कोई सी भी बॉल्स आ जाए उसके नंबर ऑफ चांसेस के। वो कितने हैं? 4, 8। अब पेपर में प्रोबेबिलिटी पूछे तो इसको डिवाइड करके आंसर दे देना, और अलग अलग नंबर ऑफ वेज पूछे तो अलग अलग बता देना। ओके, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है वो? अब मुझे बताओ, उसने कहा है कोई ग्रीन ना हो, तो ग्रीन में से कितनी बॉल्स आता है? वो 0। तो कर दो 8C0।
8C डिवाइडेड बाय टोटल, और मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अब मल्टीप्लाई बताओ कैसे करोगे? 12C4 कैसे करोगे? 12C4, ये पता चला 12C4 कैसे है डिफरेंस। अब इसका प्रैक्टिकली मतलब भी बताऊं, आपने 20 में से ना 4 वाले सेलेक्ट किए, आप कहते हो ग्रीन ना हो, तो उन 8 में से 8 के अलावा बाकी 12 में से कोई 4 होंगी ना, टोटल 20 कलर यानी 20 बॉल्स हैं, आप कहते हो ग्रीन ना हो, इसका मतलब 8 में से तो 0 आ गई, तो बाकी जो 4 बॉल्स होगी वो किस में से होनी चाहिए? 12 में से। हाँ, चाहे वो रेड आ जाए चाहे वो व्हाइट आ जाए, आपको कोई कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न क्या है? बोला ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो ग्रीन से 0 कर दो, जो कहता है वो कर दो, बस सवाल हो गया। हाँ जी, अगर वो आपसे पूछे कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि जिसमें ग्रीन 0 होगी, तो ये आंसर है, ये वाला। ये जो आंसर है ना, इसका ये क्या मतलब है? नंबर ऑफ वेज जिसमें ग्रीन 0 आएगी, और ये टोटल नंबर ऑफ वेज है। तो बताओ कितना ऊपर वाला आंसर कितना आ रहा है? 495 डिवाइडेड बाय 484। कॉम्बिनेशन में ना तो कोई नेगेटिव नंबर इस्तेमाल होता है, ना ही पॉइंट में इस्तेमाल होता है, ये बात याद रखना। जब भी कोई प्लस माइनस करने लगो या माइनस करने लगो ना, तो ना कोई नेगेटिव नंबर कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होगा, करोगे भी सही तो कैलकुलेटर ने जवाब ही नहीं देना। हाँ जी, लास्ट वो कहता 2 रेड हूं, तो 2 रेड कर दो। 5C2 रेड कितनी है टोटल? 5C डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय, 15C2 जवाब आ गया। मजे की बात बताओ, हाइपरज्योमेट्रिक खत्म हो गया। मैंने तो आपको कहा था 5 मिनट के गेम भी नहीं, ये हाइपरज्योमेट्रिक है। आपने जो असाइनमेंट करवाई है वो है क्या? आपने असाइनमेंट करवाई है? देखिए ना, अभी आपने जब करने हैं ना सवाल, यहाँ पे होने लग जाएंगे। थोड़े थोड़े होंगे, मैं कहती सारे नहीं, आप ना एक पहले सेलेक्ट करो ना कि आज आपने बाइनोमियल, और ये आज आपने ना सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन करने का, हाइपरज्योमेट्रिक, बाइनोमियल और इसके पॉइजन। फिर उसके बाद आ जाएगी सिंपल प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक सवाल मैंने आपको करवाना है, वो स्पेसिफिक पेपर में आता है, वही करवा दूंगा, कि उस जैसा सवाल अगर आ जाए तो आप परेशान ना हो। और ये नहीं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऐसा सवाल जो अभी तक शायद आपने नहीं किया होगा, शायद कर भी दिया हो, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन वाला नहीं किया, वो मुझे पता नहीं किया हो ना, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। और दूसरा ये है, बाकी तो ये सवाल बहुत सिंपल से होते हैं। अब इसके अंदर ये सवाल हो गया, अगर उसने सिंपल पूछा थी 2 रेड के चांसेस बताए, तो ऊपर वाला आंसर, केस नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज पूछे तो नीचे वाला आंसर, प्रोबेबिलिटी पूछे तो डिवाइड कर देना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पेपर वाले सवालों पे आते हैं कि पेपर में ये सवाल किस किस तरह से आ चुका है। पेपर में एक सवाल आ गया, वो कहते हैं देयर आर 36 damage batteries out of 58 बैटरीज। इस तरह का सवाल भी आई कैप का पसंदीदा सवाल होता है। देयर आर 36 डैमेज बैटरीज आउट ऑफ 58 बैटरीज। कहते हैं सिलेक्ट, क्या मैंने आपको कहा, मैंने फार्मूले के बगैर करवा पहले बता दिया था। सिलेक्ट 5 बैटरीज at random, what is the probability number 1 3 are damaged या defective batteries, 3 are damaged या defective का लफ्ज भी इस्तेमाल करता है। नंबर 2 नो डिफेक्टिव या डैमेज,
नंबर 3 ऑल डिफेक्टिव। नंबर 4 नई चीज बताने लगा हूं, ये आपको पता है, बस मेरे लिए नहीं है, एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव या डैमेज। ठीक है, अब देखें, मुझे चाहिए सवाल का जवाब, और आपको पता प्रोबेबिलिटी के सवाल के लिए तो पेन भी नहीं उठाना पड़ता, कैलकुलेटर भी हाल हो जाता। अब देखिए जरा, आपने सबसे पहले ये लिख लेना, ये भी सिर्फ आप लोगों के लिए कह रहा हूं, जो बच्चे थोड़े से ज्यादा दिमागी तौर पर पुख्ता है उनको तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये सवाल समझ लग गया है, यहां पर लिखे वो क्या कह रहा है, 36 डैमेज या डिफेक्टिव बैटरीज है, और ये क्या है, टोटल। तो अब हमने पहले इसकी कैटेगरी सेट करनी है, डिफेक्टिव और गुड, या डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। जैसी बात है, जब हमने टोटल देखना है तो टोटल में कम से कम 2 कॉम्बिनेशन तो 2 तो लाजमी होंगे ना, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम तो हो ही नहीं सकते। अगर 2 से कम है ना तो फिर ये हाइपर ज्योमेट्री का सवाल ही नहीं है। तो इसका हम हेडर सेट करते हैं। हेडर सेट करने में क्या आएगा, हम लिख देंगे डैमेज या डिफेक्टिव, गुड या नॉन डिफेक्टिव, और लिख देंगे टोटल। ऐसे सवाल हल करने का यही तरीका होगा, जब आपको एक चीज बताएंगे टोटल बता देगा, एक चीज कोई भी बता दे और दूसरा फिर टोटल बता देगा। पहली बात, भरोसा रखें अपने ऊपर भी कि ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखें डिफेक्टिव कितने हैं, और ये 58 गुड है या टोटल है, ये तो टोटल है, तो फिर गुड कितने हैं इसमें से, 22। सिलेक्ट कितने किए हैं, अब सवाल हो गया, समझो। अब सबसे पहले वो कहता है 3 डैमेज है या डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव 3 कर दो, 36 C3 ओवर 58 C5। अच्छा, अगर वो कहता है ना 58 में से 5 बैटरी सिलेक्ट की है, नंबर ऑफ वेज बताओ, तो 58 C5। अगर वो कहता है ना 5 बैटरी सिलेक्ट की है, आप बस नंबर ऑफ वेज बताओ, ये ना कहे डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है, तो फिर सिंपल 58 C5। और अगर कहता है जी 3 डिफेक्टिव हो तो बना लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 22 C2। ये जो ऊपर वाला आंसर है ये किसको शो कर रहा है, कितने चांसेस हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि 3 बैटरीज डिफेक्टिव या डैमेज। ये ऊपर वाला पोर्शन है, डिवाइड बाय टोटल केसेस मल्टीप्लाइड बाय वो जो 100, अगर परसेंटेज में है तो 100 से भी मल्टीप्लाई कर दो, और अगर परसेंटेज में नहीं है तो वैसे लिखो। हाँ जी, नो डिफेक्टिव। अब बताओ जरा कैसे फाइंड करोगे नो डिफेक्टिव है, नो डिफेक्टिव 36 C0। हाँ, तो डिफेक्टिव ना हो तो डिफेक्टिव को 0 करो ना। अगर आपने गुड को 0 कर दिया ना, 22 को 0 कर दिया, तो इसका मतलब है आपने तो जो गुड है उनको 0 कर दिया जी। वो आपने यहाँ पे 22C2 भी तो आना चाहिए, तो इफेक्टिव है। हाँ, तो फिर ये तो इसकी अगर 3 डिफेक्टिव होंगे, आपने 5 हर हाल में सिलेक्ट करनी है, तो 2 तो अब वो आती है, तो हमने देखना है कि 3 डिफेक्टिव। 3 डिफेक्टिव के लिए आपने 5 सिलेक्ट करनी है, तो उसमें 2 कंपल्सरी है। तो इसको ऐसे भी तो सकते हैं ना, आपने बोले नंबर ऑफ वेज हैं कि 3 डिफेक्टिव, तो ये भी तो नंबर ऑफ वेज है कि 2 डिफेक्टिव। वो तो अगर वो कहता है ना कि 2 नॉन डिफेक्टिव है, तो वो 22C2 हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली 30C6 हो जाएगा। हाँ जी, डिवाइडेड बाय दोनों तरह से क्वेश्चन में आंसर है। हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय 22C आंसर आ गया। और डिफेक्टिव हम ये कह सकते हैं कि हम ऊपर और नीचे टोटल बराबर करने कह लो। आर डिफेक्टिव 26 C5। अच्छी बात है, गौर करने लग गए हो। सिंगल सेल को याद करने के लिए ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ जी, ऐसा होता है 26 C5। और जो मैं आपको तरीका करवा रहा हूं, इससे तो मैं खुद तो नहीं करता, फिर आप कैसे करते हैं? मेरा तो अपना तरीका होता है ना। अब ये तो जो मैं कहता हूँ वो तो आपको समझ ही नहीं लगना, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपको समझ लग जाए मैं वही करवाऊं। हाँ, अच्छा वैसे भी करवा, फिर आप सलाम नहीं आते हो, सीए बन जाओ तो फिर बंदे के पास पैसा आ जाता है, तो फिर
सर ये सीखना है नहीं कि दूसरा तरीका क्या था अभी तो समझ में नहीं आ नहीं, फिर आपके अपने तरीके इतने बन जाते हैं आर्टिकल्स के अंदर, खुद बंदा प्रोफेशनल हो जाता है। जो मैं बातें आपको बताता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, फिर आप ना इधर उधर से यूट्यूब से इधर उधर से देख कर अप्लाई करते हो। ये जो 2 साल में अगर आप सीख लो, अभी मैं ऊपर अगर इसका ऊपर वाला कर देता हूँ ना, इसके ऊपर जो मैंने MFA को पढ़ाया है, आपको मैंने पहले भी कई दफा दिखाया है, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये फाइनेंस का एग्जैक्ट है ही फाइनेंस। कर क्या रहे, है ही फाइनेंस। IRR लगाया जा रहा होता है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की जा रही होती है, कंपाउंडर्स के फार्मूले लगाए जा रहे होते हैं, एनुटी के फार्मूले लगाए जा रहे होते हैं, और ये यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता, आगे भी चलता है। लेकिन होता क्या है कि आप लोग ना हर दफा एक नए टीचर से, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ाता नहीं होता, तो जब नए टीचर से जाते हैं तो हर टीचर अपने एक नए तरीके से बताता है, आपको पिछला बिल्कुल भूल चुका होता है, आप उस नए तरीके को देखते हो। अदरवाइज अगर आप सीख के जाओ ना, तो आपके हर आने वाली जो क्लास है ना आपके लिए आसान होती जाए, लेकिन आप ना पास होने के लिए पढ़ रहे होते हो कि चलो इस दफा काम निकल जाए, आगे पढ़ लेंगे। वो हर दफा इसी तरह से ना वो 2-4 महीने मेहनत करके निकलते जा रहे हो, बेस नहीं बना रहे हो, तो कि अच्छा ये चीज अब मैंने पढ़ ली है, आगे जब ये चीज आएगी मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा, और आगे फर्दर कोई नई चीज आ गई वो सीखो। ये रियल लाइफ में होती प्रोबेबिलिटी है। हर बात पे तो हम चांस देख रहे होते हैं, क्या चांस है, क्या यानी जब भी हम कोई फ्यूचर के बारे में बात सोचते हैं तो 100% तो हो ही नहीं सकता, वो चांस ही है ना। जंग का चांस, ये भी एक प्रोबेबिलिटी थी, अभी भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आज उन्होंने टेबल टॉक करनी है, तो पता नहीं क्या चांस है कि वो सीज फायर हो जाए, हो सकता है ना हो, वायलेशन के भी चांस है। ये वाहिद कौम है जो जंगों में, चल छुट्टियां तो होती हैं, बंदे मरवा लें, इकोनॉमी का भट्ठा बैठ जाए, 2-4 छुट्टियां एक्स्ट्रा हो जाए। अच्छा, एट लीस्ट वन डिफेक्टिव। अब जब एट लीस्ट वन की बात हो रही है, इसका मतलब है वो कह रहा है कम से कम एक डिफेक्टिव हो। इसका मतलब एक डिफेक्टिव भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, और सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग फाइंड करनी है, तो 5 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए फिर आप क्या तरीका इस्तेमाल करते हो, 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो और उसको 1 में से, ये आइडिया तो सबको है ना। तो हमने क्या करना है, एट लीस्ट 1 के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। अब ये 0 से क्या मुराद है, 0 डिफेक्टिव। तो क्या करेंगे, 0 डिफेक्टिव 1 माइनस डिफेक्टिव क्या था, 36C0 डिवाइडेड बाय 58C5 मल्टीप्लाइड बाय 22C5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लेकर 1 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक होगी बात। अब इसके 2-3 सवाल जो पेपर में आपको परेशान कर सकते हैं, हम उन सवालों पे आते हैं। हाइपरज्योमेट्रिक समझ लग गया, डन है, नहीं पता अभी तक। 58C5 सवाल वही है। अच्छा, अब इसको, इसके सवाल अब है ही यही, पेपर में भी यही आते हैं। अभी मैं आपको असाइनमेंट निकाल के दिखा दे तो जो भी सवाल हाइपरज्योमेट्रिक है वो है ही नहीं। एक सवाल रह गया बस इसका, जो थोड़ा सा चेंज है। पहले एक सवाल मैं आपको बता देता हूं, देयर आर 5 ट्यूलिप फ्लावर, 3 rose and 2 jasmine। या तो आपके पास 3 टाइप के फूल है, वो कहते हैं 5 flowers are selected, what is the probability? 2 are tulip, 2 are rose and 1 is jasmine। अब पहले तो हम एक एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करके खुश हो जा रहे थे,
अब उसने हमें कहा है कि जी प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 ट्यूलिप के फूल सेलेक्ट हों, 2 रोज के हों और 1 जैस्मिन। अब अगर आपने डरना है तो फिर तो है आपके लिए सवाल मुश्किल, और अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब उसने जो कहा है ना वो कर दो। पहले तो बताया ट्यूलिप के कितने हैं टोटल, 5, रोज के कितने हैं और जैस्मिन के कितने हैं, टोटल कितने हैं 10, सेलेक्ट कितने किए हैं 5। ये तो हेडर बन गया ना सवाल का आपका। अब जो वो कहता है पहले तो वो कर दो। कहता है 2 होने चाहिए ट्यूलिप के, 5C2 मल्टीप्लाई, प्लस नहीं मल्टीप्लाई। 2 होने चाहिए रोज के, 3C, हो गया 2। 1 होना चाहिए जैस्मिन का, 2C1 डिवाइडेड बाय 10C5। कुछ बच गया है टोटल में से तो एंड पे लिख दो, अगर नहीं बचा तो खत्म। जिसकी वो प्रोबेबिलिटी कहता है वो पूरी करने के बाद अगर टोटल में कुछ बच जाता है और कॉम्बिनेशन में सिलेक्टेड में कुछ बच जाता है तो वो एंड पे लिख दे। वो क्या करना है, जब आप करते हो तो इसके टोटल में से ये वाला टोटल आपस में माइनस कर देना। अगर टोटल कंप्लीट हो गया तो ओके, नहीं कंप्लीट हुआ तो आगे मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग सी रिमेनिंग। हमारा सवाल आ जाएगा। नहीं, इनको आपस में नहीं, इसकी बात कर रहा हूं जो आपने बनाया कि टोटल पूरे करने हैं। ठीक होगी बात? चले जी, हमारा आंसर आ जाए। सर अगर वो और दे दे तो क्या दे दे, मतलब अगर वो कहे कि 2 ट्यूलिप के हों और 2 रोज के और 1 प्लस, तो वो और का मतलब आपको पता है प्रोबेबिलिटी में और का लफ्ज आ जाए तो प्लस कर देते हो। इसमें भी यही ऐसी होगा ना। हाँ करना यही है, दरमियान में प्लस आ जाए। हाँ जी, अब जी नहीं प्लस इस तरह से आएगा, पर पूरा कॉम्बिनेशन लग जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर एक और कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ, ऊपर प्लस नहीं आएगा, यहां पर हमेशा मल्टीप्लाई आते हैं। जब एक कॉम्बिनेशन के अंदर कभी दरमियान में प्लस नहीं आता, वो कॉम्बिनेशन ही अलग हो जाते हैं 2। अच्छा, एक और सवाल की तरफ चलते हैं इसका, और फिर इसको खत्म करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना 2 टाइप के क्वेश्चन ऐसे पेपर में आ गए कि जिसमें थोड़ा सा रूटीन से हट के सवाल आ गया। उसने कहा कि आपके पास ना देयर आर, कौन सा फार्मूला? अच्छा, आप कहते हो तो फार्मूला याद करवा देता हूं, अगर आप करना चाहते हो तो। नहीं करना चाहते तो फिर करो, सवाल करना है ना, फार्मूला करना है। मैं मजे की बात बताऊं, कर वही रहा हूं, लेकिन मैं बता नहीं रहा आपको। मुझे पता है कि मैं आपको बता दूं ना तो फिर आपको टेंशन होना शुरू हो जाएगी। वो ऐसे हम खेल रहे थे तो एक बच्चे को ना बैट लग गया सर पे, वो खड़ा, तो हमने कहा वो खून निकल है, वो रोने लग गया। तो बात वही, अगर मैंने खून निकाल दिया तो फिर रोने लग जाओगे आप। नहीं समझ लग जाएगी, ऐसी बात नहीं। अब आपको पता है कि समझ आपको इतनी जल्दी क्यों लगी, क्योंकि आपको पहले आता था। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आपको आता है, ये नहीं कि मैंने पढ़ाया है आपको, क्योंकि आप खुद बताएं कि इतनी छोटी सी देर के अंदर आपको जो वो फार्मूला नहीं याद हो रहा। अब मैं आपको फार्मूला भी बता दूंगा तो आपको याद हो जाएगा, ये नहीं कि नहीं होगा। और फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा, के सी एक्स एन माइनस के माइनस एन ओवर के कैपिटल एन सी स्मॉल एन। एक मैं वही बताता हूँ ना कि आप लोगों को अगर मैं अभी फार्मूला भी बताऊंगा ना तो आपको उसी फार्मूला लिखूंगा समझ लग जाएगा। ऐसा नहीं कि वो आप लोग अभी भी डर रहे हो। मैं बेसिकली आपको जो चीजें आती है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आती है, और आपको अब वो समझ लगती जा रही है, हाँ आपको आती है, बस इतना ही है। आइसक्रीम खानी, चलो देयर आर, अच्छा वो वाली आइसक्रीम खानी, चलो खानी है तो आइसक्रीम खा लो। किस भेजोगे किसको, कि जिसको हाइपरजोमेट्रिक आता है? आपको आता है? किसको आता है? हाँ चलो, ये सवाल मैं करवाने लगा हूं, अगर आप करके
तो फिर आपको भेज देंगे, नहीं किया तो फिर पैसे ऐड करके भेजेंगे फिर भी, फिर पैसे ऐड करके। अच्छा आप सिलेक्ट कर लो कि आइसक्रीम खानी कौन सी। देयर आर, गले सबके ठीक है ना, अब तो वैसे ठीक हो जाने हैं। 4 कुल्फा आइसक्रीम। नहीं चॉकलेट चॉकलेट भी आइसक्रीम होती है? अच्छा चलो 4 चॉकलेट आइसक्रीम। 3 कुल्फा आइसक्रीम। 2 स्ट्रॉबेरी। आइसक्रीम and 1 is without cream। कहते 2 आइसक्रीम selected at random। चलो क्रीम वाला कह रहा हूं ना, चलो आप तो लिखा गया, लिख रहे हैं। 2 ice-cream selected at random in such a way first is replaced before second is selected। ये एक क्वेश्चन है आपके पास, ये असाइनमेंट में भी है। गुड हो गया, चलो असाइनमेंट भी आपके साथ साथ ही हल हो जा रही है। हाँ जी, अब पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन हाइपर का था। क्वेश्चन हाइपर ज्योमेट्रिक है कि जब ये चीज इतनी है, इतनी इसमें से इतनी चीजें सेलेक्ट कर ली है, लेकिन सिर्फ इस सेंटेंस की वजह से कि फर्स्ट इज replaced before second is selected, तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक से निकल गया, किसमें चला गया? बाइनोमियल में। अब बाइनोमियल में तो कोई और ही सीन होता है, उसमें तो NPQ होता है, कुछ ऐसा ही होता है ना। बाइनोमियल के पहले तो ये सवाल पढ़े कि किस जगह से यहां तक, अगर ये जो मैंने हाईलाइट की है चीजें, अगर ये सेंटेंस ना होता तो ये सीधा सीधा हाइपर ज्योमेट्रिक का सवाल था, ऐसा है ना। लेकिन ये हाईलाइटेड एरिया की वजह से ये क्या बन गया? बाइनोमियल का। अब बाइनोमियल में होता है NPQ, बाइनोमियल में क्या होता है? NPQ। अब जहां से NPQ ढूंढे जरा, कहते हैं आगे ये 2 selected at random in such a way and find the probability। अब यह लास्ट लिख लें, फाइंड प्रोबेबिलिटी भी तो फाइंड करनी है। फाइंड प्रोबेबिलिटी बोथ आर चॉकलेट क्रीम। या वो कह सकता है बोथ आर नॉट चॉकलेट क्रीम, बोथ आर चॉकलेट क्रीम भी कह सकता है, बोथ आर नॉट चॉकलेट क्रीम। अब देखिए बाइनोमियल के अंदर ना उसको ना स्पेसिफाई होना पड़ता है। वो इस तरह से नहीं जैसे पिछले सवाल में कह सकता है, कह रहा था कि जी 2 ट्यूलिप के हूं, 2 जैस्मीन के हूं, एक, ऐसा नहीं कह सकता बाइनोमियल में। बाइनोमियल में स्पेसिफाई होगा किसी एक के बारे में। अब सबसे पहले आप लोगों ने इस पूरे सवाल में से NPQ ढूंढना है। जब आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन बाइनोमियल का है, क्वेश्चन किसका है? बाइनोमियल का है, तो आपने किसके पीछे पड़ जाना है? NP। और अब तसल्ली से N होता है आपने सेलेक्ट कितने की, N हो गया 2, मिल गई एक चीज तो मिल गई। P आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? किसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात? चॉकलेट कितने हैं? चॉकलेट 4 ओवर टोटल। फेवरेबल कैसे डिवाइड बाय? क्यू के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, वो क्या होगा? 1 माइनस P। क्यू किसके बराबर होता है? 1 माइनस, आप कहे तो इसको लिख लो 0.4 और Q लिख लो 0.6। डन। अब NPQ आ गया। वो क्या कह रहा है? कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों के दोनों क्या हूं? चॉकलेट हूं। तो प्रोबेबिलिटी X इज इक्वल टू 2। अगर वो कहता है दोनों चॉकलेट ना हूं
प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, एक चॉकलेट हो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, जिसके बारे में वो कहता है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। फार्मूला आपको आता है सबको, NCX p की पावर x q की पावर n माइनस 2C2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 की पावर 0, n माइनस x है ना। ओके की बात। और यहां पर भी ना एक, अगर आपने कभी लिंक देखा नहीं होगा मैं बता देता हूं, यहां पर भी ये वैल्यू दोनों बराबर होती हैं, ये वैल्यू हमेशा दोनों, क्योंकि NCX p की पावर x, और यहां पर जो भी वैल्यू होती है वो उन दोनों का डिफरेंस होती है। तो इसके ऊपर जो पावर होती है ना n माइनस एक्स, तो वो इन दोनों का डिफरेंस लिखा जाता है वहां पर, और यहां पर ये वैल्यू एज इट इज लिखी जाती है, p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। सवाल हो गया आपका, कितना आ गया, 2C2 तो 1 होता है, 0.4 की पावर 2 0.16। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इसको हाइपर ज्योमेट्रिक से करते, आंसर उसका भी पेपर में होता है। हाइपर ज्योमेट्रिक से करते तो मतलब क्या होता, 4C2 ओवर 10C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C0। तो आंसर जो भी आप निकालोगे पेपर में वो भी होगा, लेकिन अगर विद रिप्लेसमेंट का केस आ जाए तो ये सवाल बाइनोमियल से। तो बस आपने ध्यान रखना है ना, ये क्वेश्चन में आपने किस तरह से इसको डील करना है। ठीक है, फिर जाओ, किसके साथ लेकर जाओ। नहीं, उसको तो बैठने दो, उसको गर्मी लगे, रंग काला हो जाएगा उसका। आप अली को ले जाओ या वैस को ले जाओ। हाँ तो वैस को ले जाओ, ये वैसे भी मोटरसाइकिल सही चला लेता है, समझ नहीं आती। वैसे आपके पास इधर है या लेकर कौन सी आओ, चॉकलेट ना लेकर आना, चॉकलेट ना लेकर आना बल्कि लेकर कौन सी आओगे, नहीं कहाँ से लेकर आओगे, किस जगह से, यहाँ पर गोरमे की जगह, चलो गोरमे पे चले जाओगे, वो सही मिल भी सही जाएगी। हाँ गोरमे से ले आना, और लेकर कितने लीटर के आओ, 2 लीटर काफी हो जाएगी। हाँ 5 के क्या करते हैं, ठीक है, अगर जो ऊपर नीचे हो जाए वो कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में वो हो जाएगा, इसमें बल्कि बच जाएंगे। हाँ आना जल्दी जल्दी गर्म करके ना जी। अच्छा वो देखो ना, वो आपने तो खाएंगे कैसे, वो ना अलग अलग ले आने, वो जो कॉर्नेटो टाइप चीज होती है यहाँ पर ना, वो मिलती है, वो होती है इसी तरह स्लाइस ही होती है, लेकिन वो स्टिक की फॉर्म में। वो बड़ा डब्बा वैसे तो अच्छा खासा मिलेगा आपको खाने की, 2 लीटर। हाँ ये तो है, हाँ डिस्पोजेबल कप, वो फिर वो आइसक्रीम खाने वाले ले आना, और चम्मच भी ले आना, वो जो लकड़ी वाले होते हैं। चलिए अच्छा ये सवाल समझ लग गया तो आपका। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन हाइपर ज्योमेट्रिक का, फिर हम चले जाएंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे। हाँ तो ठीक है कर लेते हैं। देखें अगर वो आपके पास सपोज दैट ये क्या देता है कि पेपर में सवाल भी आया हुआ है, पंजाब के कुछ लोग हैं, सिंध के हैं,
KPK के हैं और बलोचिस्तान के हैं। नहीं, बाइनोमियल का हाइपर ज्योमेट्रिक वाला 2 सवाल करवाता हूँ, एक तो करवा दिया है कि बाई जो हाइपर ज्योमेट्रिक वाला बाइनोमियल में चला जाता है, वो एक करवा दिया, एक और करवा दिया। अच्छा, ये सवाल अगर आ जाता है पेपर में, कहता है 13 लोग ये हैं, 7 लोग ये हैं, 20 हो गए, और 6 ये कर लेते हैं, 4 ये कर लेते हैं। कहता है 4 लोग सेलेक्ट किए। कितने लोग सेलेक्ट किए? 4 लोग। कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी हर सूबे से एक बनता हो? तो हो गया सवाल 13C1 17C1 6C1 4C1 डिवाइड बाय टोटल C4। क्या सवाल होगा कि अगर वो ये कहता है हमें कि हर एक सूबे से एक बंदा हो, तो 13C1 7C1 6C1 और 4C1 डिवाइडेड बाय टोटल 30 है 30C4। अगर वो कहता है सब में से एक एक बंदा हो, और अगर वो ये कहता है कि जी पंजाब में से कोई ना हो, तो पंजाब C0, फिर बाकी सारे C4 हो जाएंगे। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो लिख लो, फिर उसके बाद जो बाकी बच जाते हैं, अगर बचते हैं तो वो लिख लो, बात खत्म हो। चलो आखिरी सवाल, बल्कि 2 सवाल मैं करवाने लगा हूं, एक जैसे जो पेपर में आए हुए हैं, और हो सकता है आपको भी पेपर में आ सकते हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। उस पेपर में वो एक सवाल आ गया कुछ इस नेचर का कि आपके पास ना कुछ करेंसी नोट है 500 वाले, और कुछ करेंसी नोट है, वो इधर जरा फोकस करना है 1000 वाले। अच्छा, ये सवाल ना उनको भी समझा देना। कुछ करेंसी नोट 500 वाले हैं और कुछ करेंसी नोट 1000 वाले। कहते हैं कि जो 500 वाले करेंसी नोट है ना, वो 35 है सपोज, और जो 1000 वाले करेंसी नोट आपके पास पड़े हुए हैं वो टोटल 65। तो आपके पास टोटल कितने नोट हो गए? कहता है 4 नोट आपने सेलेक्ट किए। कितने नोट सेलेक्ट किए? 4। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सम 3000? क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम इज 3000? क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 3000 हो? अब इसमें हमने ये देखना है कि आपके पास 35 नोट है 500 वाले, 65 नोट है 1000 वाले। आपने 4 नोट सेलेक्ट करने हैं। उसने ये नहीं कहा कि 500 वाले इतने करो, 1000 वाले इतने, उसने हम पे छोड़ दिया है। कहते बस सेलेक्ट ऐसे करना कि सबका सम करो ना चारों नोट्स का, तो 3000 होना चाहिए। अब एक बात होगी कि हम 2 नोट 500 वाले ले और 2 नोट 1000 वाले ले, 4 नोट हो गए पूरे, और 3000 भी बन गया। इसके अलावा कोई और अगर कॉम्बिनेशन होगा तो हम वो कॉम्बिनेशन प्लस कर देंगे इसके, लेकिन कोई और कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। तीनों 1000 वाले 3 नोट होंगे, 4 नोट का सम 3000 करना है। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाओ कि 4 नोट भी पूरे हों और अगर सम करो तो भी 3000 हो। तो सिर्फ एक ही केस बन रहा है, एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 2 500 वाले और 2 1000 वाले। इसके अलावा आप देख लें कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, 500 वाले कितने नोट लेंगे यहां से, तो 35C2, और 1000 वाले कितने लेंगे, यहां पर 1000C2 ना लिख देना, ओवर 100C जी। क्या नहीं, कहते हैं कि इस तरह से 4 नोट्स सिलेक्ट करो कि सम उनका 3000 आए। मतलब 4 नोट, अब 2 500 वाले 2 1000 वाले, तो तभी 3000 आएगा। अच्छा, एक और यही सवाल पेपर में आ गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। अब वो सवाल भी लिख लेते हैं। ये हो गया सवाल, ये हाइपर ज्योमेट्रिक का बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन था। अब एक सवाल आ जाता है हमारे पास कि 500 वाले करेंसी नोट और 1000 वाले करेंसी नोट, ये 50 है और ये भी 50 है, टोटल कितने हो गए? सिलेक्ट कितने किए हैं? 4। कहते हैं सिलेक्ट 4 करेंसी नोट विद रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
सम इज 3000। ये थोड़ा सा आपको शायद समझते हुए परेशानी भी हो। अभी आप मुझे बताएं, जो आपने आप देखे जो हाइपर ज्योमेट्रिक का सवाल है ना, वो आप सेग्रीगेट, जैसे आपने कहा जी 2 500 वाले 2000 वाले, बाइनोमियल में नहीं ऐसा कर सकते। बाइनोमियल में तो एक ही चीज को हमने बेस बनाना होता, वो चाहे जिसको मर्जी बनाए। अब हमारे पास उसने ये सवाल दिया और जब उसने लिखा ना विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट कहने पे तो ये तो बाइनोमियल होता है। और जैसे मुझे ये पता चल जाए कि बाइनोमियल का कोई सवाल है तो मैं किसके पीछे पढ़ता हूं, NPQ। किन 3 चीजों के बारे में, आपको मिले ना मिले वो आपकी मर्जी है, लेकिन चीजें यही 3 है। अब सबसे पहले मैंने कहा कि n क्या होता है। अगर बाइनोम हाइपर ज्योमेट्रिक का सवाल हमने कन्वर्ट करना है तो n होता है सेलेक्ट कितने की है। इसमें p इंटरेस्टिंग है। अब p पहले सवाल के अंदर उसने कहा था चॉकलेट, तो मैंने चॉकलेट के नंबर डिवाइडेड बाय टोटल कर दिया। लेकिन अब तो मेरे पास 2 केस है, दोनों में से मुझे कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसने किसी के बारे में ये नहीं बताया कि 500 वाला या 1000 वाला है, लेकिन है 2, तो हमें थोड़ा बेनिफिट हो गया कि अगर 3 या 3 से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा होते ना तो परेशानी होती, तो शायद से सवाल ही हल नहीं होना। लेकिन अब मैं या तो 500 के करेंसी नोट को बेस बनाऊंगा या 1000 के करेंसी नोट को बेस बना लूंगा। तो मैं जिसको भी बेस बनाऊंगा मेरा P कितना होगा, मतलब 0.5, और Q भी मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा। हाँ, फिर ये कन्वर्ट नहीं होना था, फिर उसको बताना पड़ता कि भाई किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर। हाँ, अभी तो हमने NPQ सेट किया है, P सेट किया कि मैंने देखे या तो मुझे इंटरेस्ट लेना पड़ेगा 500 वाले नोट के अंदर या इंटरेस्ट लेना पड़ेगा 1000, क्योंकि जो P होता है ना वो स्पेसिफिक होता है बाइनोमियल के अंदर। वो दो को इकट्ठा नहीं फाइंड कर सकता, कोई एक को स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब हमने क्यों किया, आप कहते हो जी ये मैंने 500 वाला सिलेक्ट किया, तो आपका P कितना हो जाएगा 50/100। वो कहते नहीं मैंने तो 1000 वाले को सिलेक्ट किया, तो 50/100। तो चाहे आप 500 वाले को सिलेक्ट करें चाहे आप 1000 को सिलेक्ट करें, आपका P चेंज नहीं होगा। अगर ये 2 केस होते, सिर्फ 2 केस, तो आप PQ अगर आपस में चेंज हो भी जाए तो क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसलिए उसने सवाल दिया कि अगर ये कोई थर्ड केस या कोई और केस बनता तो फिर वो स्पेसिफाई भी करता। इसने हमारी कॉमन सेंस पे छोड़ दिया कि कहीं ये परेशान होते हैं या नहीं होते। अब आप बताएं मुझे, चले जी NPQ तो आ गया, अब मैंने ये फाइंड करना है या तो ये P 500 है या ये 1000 है, ये दोनों नहीं है। तो मुझे बताएं, मुझे जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इज इक्वल टू सम किस तरह से 3000 है, ये प्रोबेबिलिटी के कितने नोट हूं, इसके 500 वाले या 1000 वाले, कितने नोट हूं कि आप 3000 पूरा कर लो 4 नोट में। हाँ जी, तो अगर ये आपने कहा कि मैं इन्हें 500 वाले नोट हैं, तो 500 वाले कितने नोट होंगे 2, बाकी ऑटोमेटिकली 2 दूसरे हो जाते होते हैं। प्रोबेबिलिटी में जब एक को आप सेलेक्ट कर लेते हो तो बाकी जो दूसरे होते हैं वो आप ऑटोमेटिकली फेलियर में चले जाते हैं। देखिए ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, आप प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 फाइंड करेंगे। क्यों बोला, क्योंकि आपने 500 वाली प्रोबेबिलिटी अगर ये सोची हुई है तो 500 वाले भी नोट कितने होने चाहिए 2, और बाकी ऑटोमेटिकली 2 कौन से हो जाएंगे 3 ले सकते हैं, लेकिन 4 पूरे भी तो करने हैं ना। अगर 1000 वाले 3 लेते हैं तो एक 500 वाला भी होगा, वो तो 3500 हो जाएंगे। तो आप कितने होने चाहिए 500 वाले, और 1000 वाले भी होंगे तो कितने होंगे। तो आप लोग क्या करोगे 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 की पावर, ये हो गया सक्सेसिव, और फेलियर भी आपके कितने होंगे 0.3750, ये आपका आंसर आ जाए। और अगर आप इसको हाइपर ज्योमेट्रिक के साथ भी करते ना तब भी इसका आंसर पेपर में होता, ठीक है, लेकिन होता गलत। अब आपने बस ये ख्याल रखना है कि हाइपर ज्योमेट्रिक का सवाल के जो नंबर है ना वो जाया नहीं होने देना। अगर गौर से पढ़ना, कोई विद रिप्लेसमेंट का चक्कर है, और तो 2 सवाल मैंने करवाए दिए, यही है पेपर। अगर इनमें से सवाल नहीं है तो फिर सीधा सीधा हाइपर ज्योमेट्रिक लगा, फिर वो हाइपर ज्योमेट्रिक का ही होगा।
नहीं मतलब स्पीकिंग दिया हो रहा मैं समझ नहीं लगे नहीं, ऐसा नहीं होता, लिखेगा जरूर। अगर वो नहीं लिखेगा तो फिर आपने हाइपर ज्योमेट्रिक से करना, ठीक है जी। देखिए सर वैल्यू चेंज करके नहीं, वैल्यू चेंज करने से ना फिर वो बताएगा, जैसे उसने कहा था ना चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी, फिर वो स्पेसिफाई करेगा। वैल्यू चेंज नहीं की तो उसने कॉमन सेंस इस्तेमाल करवाई। 0.5 हाँ, क्योंकि वो चेंज हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए देखिए इसमें आपने 4 नोट सेलेक्ट किए, N4 हो गया। अब P या तो आपने करना है कि ये 500 को डिनोट कर रहा है या ये 1000 को डिनोट कर रहा है। अगर ये 500 को डिनोट कर रहा है तो 4 में से कितने नोट पाए 500 वाले, 4 में से कितने नोट होने गए 500 वाले? 2, क्योंकि चारों नोट 500 वाले करेंगे तो 2000 बनेगा, चारों नोट 1000 वाले करेंगे तो 4000 बनेगा। हमने 3000 बनाने हैं तो आपने सिर्फ ये देखना है कि उसमें 500 वाले कितने नोट होंगे, 2। और ये देखिए ये 500 वाले 2 नोट है और ये दोनों 1000 वाले। बस ये एक क्वेश्चन है, इसके अलावा अब हाइपर ज्योमेट्रिक में और कुछ भी नहीं है, सवालों की तादाद, ये सवालों के हिसाब से। इसमें आता है कि 2 कस्टमर वाले एक बुक खरीदे और एक, हाँ जी, ये क्वेश्चन, ये यही क्वेश्चन है, ये 0.16 आंसर भी आया हुआ है, यही सवाल किया मैंने आपको अभी करवाया। नहीं इसमें ये है कि इसमें ईच में से एक सिलेक्ट है। नहीं, वो कह रहा है कि 3 केक हैं फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल, 4 केक चॉकलेट के हैं और 2 केक बटर क्रीम के हैं। ये आपका सवाल जो पेपर में आया हुआ है। वो कहते हैं इफ 2 कस्टमर परचेज 1 केक ईच सच दैट फर्स्ट केक इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेल ऑफ द सेकंड, विद रिप्लेसमेंट हो गया। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ केक्स वुड बी चॉकलेट फ्लेवर इज, तो इसमें मसला क्या है? कहते क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों चॉकलेट फ्लेवर के हों? हाँ जी, ये तो सेम क्वेश्चन है। अच्छा अब ये, अच्छा पॉइजन की जरूरत है या बाइनोमियल पे चले? अच्छा पॉइजन के टोटल जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना पॉइजन के, एक अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज गिवन है ना तो पॉइजन का क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर एवरेज गिवन है तो वो पॉइजन का। अब फिर देखना है कि जिस चीज की एवरेज गिवन है क्या प्रोबेबिलिटी भी उसी की गिवन है, सॉरी प्रोबेबिलिटी भी उसी की फाइंड करने के लिए कहा है। जैसे अगर वो कहता है ना 2 मिनट के अंदर एवरेज कॉल्स 1 आती है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 मिनट के अंदर कोई कॉल ना आए तो एवरेज वही रखेंगे। अगर वो कहता है जी 2 मिनट के अंदर एवरेज कॉल की प्रोबेबिलिटी है 1 और बताओ 4 मिनट के अंदर कोई कॉल ना आए, तो अब पहले हम नई एवरेज फाइंड करेंगे, एवरेज चेंज करेंगे, गिवन ओवर गिवन जैसे भी आपका दिल करे फाइंड कर लेना और उसके साथ आप फाइंड करेंगे। और तीसरा केस आता है एट लीस्ट या मोर देन 3 में, वो जब आपने 1 में से माइनस करना होता है, उसमें ये मसला होता है कि जैसे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3 है, इसमें मसला है। जब अगर ये आ जाए तो हमने 1 में से जो माइनस करना है वो 0 माइनस करना है, 1 और 2 माइनस करना है, 3 माइनस, और इसमें हमने 3 भी माइनस करना। ये बातें पॉइजन में एक सवाल आता है थ्योरेटिकल क्या सवाल आता है, वो पेपर में सवाल एक दफा आया हुआ है कि स्ट्रेच रोड के ऊपर एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। यानी स्ट्रेच रोड होता है खुला रोड, खुले रोड पे जो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को लॉ ऑफ रेयर इवेंट्स भी कहते हैं। फिर प्रॉपर सवाल आ सकता है कि अनइवन टाइम के, ऑड टाइम के अंदर, ऑड टाइम से क्या मुराद है, संडे वाले दिन किसी भी स्कूल के अंदर कॉल आने के चांसेस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि कोई भी बंदा जब संडे वाले दिन कॉल करने लगेगा तो उसे ये आइडिया तो होगा ना कि हो सकता है छुट्टी, तो 99% तो लोग कॉल करेंगे ही नहीं। कोई ऐसा बंदा जो वैसे ही ऑड टाइम में सो गया, उसने उठा, उसका पता नहीं मंडे हो या सब से नहीं पता चला तो उसने कॉल कर दी, चांस तो है लेकिन बहुत रेयर चांसेस। जीरो चांस है, मैंने कल आईपैड वालों को मैसेज किया, उन्होंने जवाब किया तो सही ना। देखिए मतलब ये है कॉल करने की प्रोबेबिलिटी है, वो जवाब ना देना या देना वो एक अलग बात है, वो रिस्पॉन्स की। लेकिन सर संडे वाले दिन तो ज्यादा, हाँ
नहीं संडे वाले दिन तो एक्सीडेंट की तो बात ही नहीं कर रहे, हमने एक्सीडेंट वाली बात की ना, स्ट्रेच रोड की बात की थी। अब अगला सवाल क्या आता है, पेपर में एक दफा सवाल आ गया कि एक ही लाइन के अंदर एक ही रो में दरख्तों की जो साइज या स्टाइल है, वो भी रेयर चांस होते हैं कि एक रो के अंदर जितने दरख्त है वो सेम साइज के हों, सेम हाइट के हों, ये भी बहुत रेयर चांसेस हैं, ना होने के बराबर है। तो अगर आपको जो प्रोबेबिलिटी जहां पर रेयर चांसेस होते हैं, ये पेपर में सवाल एक आया हुआ है। बाकी एक सवाल कौन सा आया होगा, आपको n गिवन होगा, n होगा 20 से बड़ा और p होगा 0.1 से कम, और अगर ये p 0.1 से बढ़ गया और n भी 100 हुआ, फिर क्या करेंगे? देखिए बाइनोमियल लगा देंगे। क्या बाइनोमियल तो 20 से ऊपर लग ही नहीं सकता। अब आओ जरा देखिए, दोबारा सुने, अगर हमारा n 20 से कम है ना तो p को तो देखना ही नहीं ना, n 20 से बड़ा हो गया, p 0.1 से कम हो गया, तो ओके पॉइजन लगा देंगे। कैसे पॉइजन लगा देंगे, पहले इसको म्यू फाइंड करेंगे, np हमारा हो जाएगा। गॉट इट। अब अगली बात आ गई, अगर हमारे पास ऐसा आ जाए, चलो ये जो जिधर हम नहीं जाना चाहते थे उधर जाने लगे, अगर ऐसा हो जाए कभी जिंदगी में कि n आपका पास 100 या उससे ऊपर चला जाए और p कुछ ऐसे आ जाए 0.25, कुछ ऐसे आ जाए, क्या यहां पर पॉइजन लग सकता है? बाइनोमियल भी नहीं लग सकता। अब लगेगा इसके ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लगेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, नॉर्मल भी अप्रोक्सीमेशन। अब वो कैसे लगता है आपको पता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको म्यू चाहिए होता है और सिग्मा चाहिए होता है। म्यू बराबर होता है एनपी और सिग्मा होता है एन पी क्यू अंडर। हो जाएगा यहां तक। आगे अगर वो कहता है, पेपर वाला सवाल अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 25 आ जाएगा, और 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 अंडर रूट, कितना आ गया? क्या मतलब कि जो रेयर केस होता है ना, हाँ। वो ही लिखता है ना पाइजन। हाँ। तो ये फिर रेयर ही है। रेयर 25% रेयर चांस है, 10% से कम चांस हो तो p कितना है? 0.25, 0.1 से कम हो तो p, कम हो गया 0.1 आ जाए तो वो भी पॉइजन लगा देना। लेकिन देखो लेस देन 1 लिखा हुआ पेपर। हाँ जी, कितना आ गया ये? नॉर्म नहीं, कोई भी नहीं। अगर n 20 से कम हो तो फिर तो बाइनोमियल है ना, n भी बड़ा हो और p भी बड़ा, तो फिर हम किस में चले जाएंगे? नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन के अंदर। और वो बताने लगा नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कैसे लगा। p से छोटा और p 1 से बड़ा हो, n p से छोटा हो, n p से छोटा हो, p से 20, n अगर 20 से कम है ना तो वो लगना ही बाइनोमियल है, p देखना ही नहीं। p बड़ा हो गया है। जितना मर्जी चला जाए, 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता ना, p कभी 0 और 1 के दरमियान में रहता है p, तो वो तो 1 से बात। तो अगर n 20 से कम है ना और p जो मर्जी है, फिर बाइनोमियल। n बड़ा है तो दो रास्ते हैं, p लेस देन 0.1 है तो पॉइजन, ग्रेटर देन 0.1 है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4.7 आ रहा था। 4.2। अब सपोज दैट वो कहता है मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी बिटवीन, कर लेते हैं 40 बल्कि 20 to 30। वो कहता है इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए। बाइनोमियल में सबसे पहले क्या फाइंड करते हो? जी, जी का फार्मूला किसी को आता है? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो इसमें एक जी फाइंड करेंगे, दो फाइंड करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी 20 to 30। अब जरा यहां पर एक पॉइंट नोट करना है, अगर आपको समझ लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ लगी तो बस याद कर लेना। जब भी आप
ये है डिस्क्रीट का डाटा, ये किसका डाटा था, और आप डिस्क्रीट के सवाल को कॉन्टिन्यूस में धकेल रहे हो, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। तो जब भी ऐसा करोगे तो आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी किसी भी डिस्क्रीट का डाटा लेकर जाना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपने इसको कन्वर्ट भी करना है कॉन्टिन्यूस में। कैसे? लोअर में से 0.5 कम कर देना है और अपर वैल्यू में आपने x की ये वैल्यू लेनी है, ना कि 20 और 30 लेनी है। जब x माइनस म्यू ओवर सिग्मा करना है ना, तो लोअर में से 0.5 माइनस कर देना है और अपर में 0.5 ऐड करके फिर उसके बाद x की जगह लेंगे, पहला g1 लेंगे जनाब, 19.5 माइनस 25 OG। इसलिए तो मैंने कहा है कि जो बता रहा हूं ना, कि जब भी आपको लगे कि ये यहां पर पॉइजन लगना था, कंडीशन फुलफिल होने की वजह से पॉइजन नहीं लग रहा, बाइनोमियल में तो जा नहीं सकते क्योंकि n बड़ा है। तो जब आपने बाइनोमियल और पॉइजन का क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर जाना है, तो जिसकी भी उसने प्रोबेबिलिटी कही हो, आपने क्या करना है, लोअर में से 0.5 माइनस कर देना है, अपर में 0.5 ऐड कर देना है। अब आपने ये दो x की वैल्यू लेकर z, आगे सारा वही प्रोसीजर है। हाँ, उसके लिए फिर पेपर में यही सवाल आता होता है, तो इसलिए मैंने वो बाकी बातें वो बताऊंगा सही, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वो पिछला सारा भी खराब ना हो जाए। फिलहाल क्योंकि सवाल उधर निकल पड़ा था, तो इसलिए मैंने बता दिया। पेपर में अभी तक जो सवाल नॉर्मल का आया हुआ है ना, पॉइजन और बाइनोमियल वाला जो नॉर्मल में गया हुआ है, वो इस तरह का सवाल आया हुआ है। इसके अलावा अभी तक कोई सवाल तो नहीं आया, बट अगर आएगा तो वो मैं बताऊंगा। अभी तो सिर्फ इतना सीखो। ये सवाल आगे तो कर लोगे ना, इसका 2 जी फाइंड करेंगे, वो टेबल में देख लेंगे, आंसर आ जाए। आगे चलते हैं जी। अब मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूं जिसमें मेरी आवाज बंद हो गई थी, बाइनोमियल का, ठीक है। अच्छा, उसका वो सवाल ना पेपर में आपने किया भी हुआ है, एक दफा फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी आप लोगों को पता कितने बाइनोमियल हो गया, पॉइजन आपने खुद ओके कर दिया, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने जी। वो हम देख लेते हैं ना, वो जो आंसर असाइनमेंट कल असाइनमेंट को देख लेंगे ना। और मैंने वैसे प्रोबेबिलिटी असल में ना, मुझे लगता है कि अरेंजमेंट अगर चेंज नहीं हुई ना, तो फिर ना मैं प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा वीडियोस की। हो सकता है अरेंजमेंट चेंज की हो, क्योंकि जब से अलग अलग किए ना, तो शायद थोड़ी बहुत अरेंजमेंट चेंज की है। तो अगर अरेंजमेंट चेंज नहीं की ना, तो फिर तो कोई मसला नहीं। अरेंजमेंट ये ना कि जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन है ना, जिसकी वीडियो पहले रिकॉर्ड है, उस अरेंजमेंट से अगर वो थोड़ी बहुत सवाल प्लस माइनस किया है ना, तो फिर तो अरेंजमेंट चेंज होगी ना। अच्छा, आप सवाल देखें पेपर में, ये सवाल इस तरह का कई दफा। अच्छा, अब जरा बाइनोमियल को मैं ओके करता हूं। बाइनोमियल में अगर सवाल आ जाएगा ना, पहला सवाल, एक सवाल ये आ सकता है कि भाई आपके पास 15 क्वेश्चन है एमसीक्यूज वाले, 15 क्वेश्चन है एमसीक्यूज वाले, इसमें n आपके पास हो गया 15, इसमें p होगा 1/4 और q होगा 3/4। वो p बताएगा नहीं, आपको खुद पता करना पड़ेगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन होना, वो कहता है कि जनाब आपके पास 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, और जिनकी एमसीक्यूज वाले सवाल है, और जैसी सी बात है 4 ऑप्शन में से एक ठीक होता है, तो उसका p कितना होगा 1/4 और q कितना होगा 3/4। अब आप ये सवाल किए हुए है ना, चलो जिसने छुट्टी की उसने नहीं की है, जिसने चलो ये क्वेश्चन असाइनमेंट में तो है। चलो अभी मैं इसलिए तो ओवरऑल करता जा रहा हूं कि अगर कोई मसला था, या क्योंकि आपके कहने पे तो मैं आ ही नहीं रहा ना, मैं खुद बता ही जा रहा हूं। आप तो कह रहे हो कि मैं आता है। देखिए आपके पास वो कहता है 15 क्वेश्चन, जब भी वो 15 गए, 10 गए, 12 गए, 20 गए, किसके कहेगा, वो एमसीक्यूज नहीं लिखेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहेगा। आपने उसका पी कितना लिखना है 1/4, क्यू कितना लिखना है 3/4। आगे वो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है 3 क्वेश्चन ठीक हो, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, एनपीक्यू आ गया ना। देखिए अब वो क्या कहेगा, अब देखिए
आपको वो सवाल देगा कि 15 क्वेश्चन है एमसीक्यूज वाले, 10 क्वेश्चन भी कह सकता है, 25 भी कह सकता है, 12 भी कह सकता है, हमने एन लेना है, वो कहेगा। पी हमेशा 1/4 लेना है एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है, उसमें एक ठीक होती है तो सही होने के चांसेस क्या है, और क्यू में कितना हो जाएगा 1/n/p। अब अगला सवाल वो इधर फोकस करना है, ये सवाल सारे इंपोर्टेंट है। अब वो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 सवाल ठीक हूं तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। क्या प्रोबेबिलिटी है 10 सवाल ठीक हूं, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 10। क्या प्रोबेबिलिटी है 4 से 7 सवाल ठीक हूं, तो 4 की प्रोबेबिलिटी, 5 की और 6 7 की, सबकी प्रोबेबिलिटी लेकर प्लस कर देंगे। मेन क्या इसमें फोकस करने वाली बात है कि एमसीक्यूज के क्वेश्चंस में p कितना होता है 1/4। अब अगर वो कहता है कि आपके पास क्वेश्चन, एक दूसरा सवाल की बात करता हूं कि 12 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले, तो फिर 1/2 क्या उनके ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स, तो इसमें n कितना होगा इस सवाल के अंदर, p होगा 1/2, क्योंकि अब 2 ऑप्शन है। अब जितनी ऑप्शन होंगी उसमें जितनी ठीक होंगी वो ऊपर रख देंगे, डिवाइड बाय टोटल कर देंगे, और क्यू भी किसके बराबर आ गया 1। ठीक होगी बात। अब आगे वो कहता है कि जी क्या प्रोबेबिलिटी है 2 सवाल ठीक हूं तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। फिर आगे तो जिसकी प्रोबेबिलिटी वो कहेगा उसको हम फाइंड करते जाएंगे। डाइस के केस में किसी भी नंबर की वो प्रोबेबिलिटी कहे तो p 1/6 होगा। वो कहे जी 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सपोज दैट अगला सवाल अगर वो डाइस का जिक्र करेगा तो n नंबर ऑफ डाइस हो जाएगा, कि अगर वो कहता है ना 5 डाइस रोल की है तो n है 5, p इसमें हमेशा 1/6 होगा और q 5/6 होगा। अब अगर वो ये कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है 2 4 दफा है, 2 4 दफा है, अब 2 की प्रोबेबिलिटी है ये और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमने अक्रेंस क्या है 4 दफा, वो कहता है 4 6 दफा है तो 4 की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और हमने क्या करना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6। तो वो जिस तरह से कहेगा, मेन क्या है कि डाइस के केस में जो p होता है वो 1/6 होता है और q क्या होता है वो 5/6 होता है। ये डाइस वाले केस में ना ऐसे आया था 4 5 6 इज 25। अच्छा वो तो अभी देखिए, अभी तो हम बाइनोमियल देख रहे हैं ना, वो जो बाकी कुछ क्वेश्चंस है ना वो ऑड क्वेश्चन है। ऑड का मतलब है वो बाइनोमियल में कवर ही नहीं होते। जैसे एक सवाल पेपर में आया हुआ है कि 3 डाइस रोल की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 5 6 अक्कर हो। अब 4 5 6 अक्कर होना आपको पता है, बाइनोमियल तो बेचारा कहता है कि 6 चीज को स्पेसिफाई करता है, बस एक से ज्यादा चीजों को तो स्पेसिफाई करता ही नहीं। उसके लिए हमने परमुटेशन वाले फॉर्मूले में चले जाए। अगर वो मैं बता देता हूं अभी मिक्स हो जाएगा चले। अच्छा बाइनोमियल ये बातें समझ लग रही है, p को डिफाइन करना इन क्वेश्चंस के अंदर आपको p बताया नहीं होगा। एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में p कितना होगा 1/4, ट्रू फॉल्स के केस में p कितना होगा 1/2 और डाइस के केस में p कितना होगा, जिसका मर्जी प्रोबेबिलिटी 6 का फाइंड करना हो, 3 की फाइंड करनी है, 1 की फाइंड करनी है, p 1/6 होगा। अब कॉइंस के केस में p आपका होगा 1/2, n नंबर ऑफ कॉइंस या कितनी दफा आपने वो परफॉर्म किया, q भी 1/2 हो जाएगा इसमें। तो ये वो केस है जिसमें आपको p डिफाइन नहीं होता। हाँ अगर p गिवन है तो फिर तो सीधा सीधा सवाल है। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन। पेपर में एक ये सवाल आया हुआ है कि देयर आर 75% people support for construction of dam. %20 people against for construction of dam. 5% And 5% are neutral. कहते हैं what is the probability
एट लीस्ट 9 पीपल, ये कुछ भी हो सकता है, 9 पीपल सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम आउट ऑफ 10 पीपल। कहते 10 में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 9 बंदे डैम की कंस्ट्रक्शन, ये ऐसे आप एटलीस्ट 1 भी आ सकता है, 4 to 9 लोग भी आ सकते हैं, डैम के अलावा भी कोई इस तरह की परसेंटेज बताई जा सकती है। इसमें हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है पहले वो देखिए। पहले इसको लिख लिया सवाल सबने या भी लिख रहे हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो हमने देखना है कि बंदे कितने हैं, 10 पी। याद रखिए आपने ये नहीं देखना कि क्या क्या परसेंटेज गिवन है, आपने ये देखना है आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है। इसमें मेन फोकस यही है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, वो कितने परसेंट लोग हैं, 75%। तो आपका P है 0.75 और Q है 1 माइनस P, बाकी बातें छोड़े। जब भी इस तरह की सिचुएशन गिवन है आपने ये देखना है कि आपका P क्या है। P कैसे करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। उन्होंने कहा जनाब क्या प्रोबेबिलिटी है कि एट लीस्ट 9 पीपल आउट ऑफ 10 सपोर्ट करते हैं डैम की कंस्ट्रक्शन की। तो डैम की कंस्ट्रक्शन की कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, 75, और क्यों होता है 1 माइनस पी। अब ये नहीं देखना 20% क्या है, 5% क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वो P ले लो। n आपके पास गिवन है, अब वो कहते हैं एट लीस्ट 9, एट लीस्ट 9 को ऐसे लिखेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, 9 की और 10। इसको भी 1 में से माइनस करोगे, अगर 1 में से माइनस करोगे तो रुल जाओगे फिर, क्योंकि 1 में से माइनस किसको करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे 1 में से माइनस करने की। तो इसमें सिंपल क्या करेंगे, 9 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेना और 10 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके आपस में प्लस कर। आपने एटलीस्ट में जो आपको करवाया था ना ऑनलाइन, तो एटलीस्ट में एक जगह इक्वल टू लगाया था, एक जगह नहीं लगाया। नहीं मैंने एट लीस्ट में नहीं, वो समझा रहा हूंगा कि एट लीस्ट में जब इसका ये मतलब भी होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 9, ठीक है ना। तो इसका मतलब बता रहा हूंगा, तो आपको फिर जो चीज इस टाइम एटलीस्ट में इक्वल टू आता है, एटलीस्ट में आता है, ओरिजिनली आता है। सर आपने एक बात बोली थी कि एटलीस्ट के केस में हमेशा ऊपर में से माइनस करें, नहीं हमेशा नहीं, हमेशा वो इसमें होता है कि अगर एटलीस्ट 1 हो या 2 हो तो आपने ये देखना होता है ना कि जो बाकी प्रोबेबिलिटीज हैं अगर वो कम है तो 1 में से माइनस कर दो। जैसे एटलीस्ट 9 में 9 और 10 आती है, इसमें तो प्रोबेबिलिटी 2 है, तो दोनों फाइंड करके प्लस कर दो बस, फिर 1 में से माइनस करने की जरूरत है। पॉइजन में मैंने कहा था, पॉइजन में एटलीस्ट हमेशा 1 में से माइनस करते हैं क्योंकि पॉइजन में n बहुत बड़ा होता है। हाँ जी, 10C9 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 की पावर 9, सर इसके पीछे कुछ सब क्या है, ये कि प्लस को करना पड़ता क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 के बराबर। तो या तो आप ऐसा करो कि डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया करो, एटलीस्ट 1 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायरेक्ट, या फिर क्योंकि दूसरी साइड पर 1 के 1 होता है ना बराबर, तो 1 में से वो सारी प्रोबेबिलिटी दूसरी माइनस कर दो, फिर भी उसके बराबर आंसर आ जाता है। तो इसलिए वो दूसरा तरीका से भी वो सवाल जल्दी हो जाता है। मल्टीप्लाई बाय 0.75 की पावर 10, 0.25 की पावर 0, इसका आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। सर जी जी अगर अभी तो ये है ना कि वो स्पॉट कर रहे हैं, हाँ, अगर ये कहें कि स्पॉट नहीं करे तो P हमारा 0.2 होता, है ना, अगेंस्ट वाला आता तो P 0.2 हो जाता और Q हो जाता 80%, 0.8। अगर उन्होंने जिसका वो कहे सिंपल उसको P रख लो और जितने की प्रोबेबिलिटी क्या आता है तो उसको पुट करके आंसर आ जाए। क्वेश्चन था असाइनमेंट में, उन्होंने बोला हुआ था कि 9% लॉस होने के चांसेस है। हाँ, तो फिर नीचे पूछा भी ये हुआ था कि कितने परसेंट मतलब लॉस है, तो फिर P वही रखते, 0.9 चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक होगी बात। चलिए जनाब, आपका अब ये बाइनोमियल, अगर आपने रूल एक्सेस सुन ली है तो बाइनोमियल भी हो गया,
हाइपर ज्योमेट्रिक भी हो गया और पॉइजन भी हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जुबानी आपको आता है, तो उसको भी आप, ये तो 4 प्रोबेबिलिटीज हमारी साइड पे होगी। अब बाकी जो प्रोबेबिलिटीज है उसको हमने कल देखना है, उसमें क्या आता है, वो होती है सिंपल प्रोबेबिलिटी। अब सिंपल प्रोबेबिलिटी को ना हमने सेग्रीगेट कर देना, सिचुएशन वाइज कर देना, कि ये सिचुएशन 4-5 सिचुएशन बना देंगे अलग अलग, उस सिचुएशन में मैं आपको बता दूंगा कि हर सिचुएशन में आपने किस तरह से प्रोबेबिलिटी का सवाल करना। ठीक है, तो अब आप चाहो तो अपनी प्रोबेबिलिटी की असाइनमेंट कर लो और व्हाट्सएप पे शेयर कर देना एक दफा दोबारा, ताकि मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो नई प्रोबेबिलिटी की असाइनमेंट है ना, उसमें क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है। अगर सीक्वेंस सेम है तो मैं आपको इसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगा, और अगर सीक्वेंस सेम नहीं है तो फिर हम थोड़ा देख लेंगे एक बार।